एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग एसएसटी के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, एसएसटी के पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले जो आपको क्लास मिली थी संडे को, उसमें हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास में हम लोग 21 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने उस जो संडे को क्लास मिली थी शाम 5 बजे, अगर वो नहीं क्लास देखी है, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें ऐड हुई है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। उसमें हम लोगों ने हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के क्वेश्चन किए हुए थे। आज भी हम लोग थोड़े हिस्ट्री के, फिर जो है पॉलिटी पे चलेंगे। तो आज के भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन क्या है, आए हुए हैं। हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये क्लास आपको डेली 5 बजे मिलती है, तो आप लोग डेली मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पर हम पेपर 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और साथ ही जो है 3 बजे की जो क्लास होती है, उसमें भी हम लोग जो है पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन करते हैं। तो डेली आप मेरे साथ 3 बजे और 5 बजे की क्लास में जो है ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है, इसमें कहा गया है कि 21st में किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक जो है वनस्पति मिलती है, यानी किस जो है कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है, ये जो है आपको बताना है, बहुत ही कम। तो पहला है शीतोष्ण जो है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, या फिर टुंडा क्षेत्र में, या फिर शीत कटिबंधीय क्षेत्र में, या फिर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। तो आंसर जो होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, यानी टुंडा जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही होती है, वहाँ पर जो है प्राकृतिक वनस्पति बहुत कम मिलते हैं। जैसे कि क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही होती है, इस वजह से पेड़ जो होते हैं उनका ग्रो नहीं हो पाता है। ठीक है, इस वजह से वहाँ पर बहुत सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। तो आंसर जो होगा वो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 22 पे। 22 में कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों ए एवं आर के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। आदर्शन में कहा गया है कि महासागर का जल जो है लवणीय या खारा होता है। ठीक है, जो महासागर है उसका जो जल है वो क्या है, लवणीय और खारा होता है, यानी कि नमकीन होता है, जो कि बिल्कुल सही है। अब इसका रीजन जो दिया गया, महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण होते हैं, ये जो है ये भी सही है, यानी आदर्शन भी सही दिया गया है और इसका रीजन जो है वो भी सही दिया गया है। तो आंसर कौन सा इसमें सही हो जाएगा? देखिए, पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या कर पा रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर भी महासागर के जल के बारे में बात हुई है और यहाँ पर भी महासागर के ही बारे में बात हुई है। तो आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा, ये कहना गलत होगा। ए सही है, आर गलत है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 23 पे। 23 में कहा गया कि पवन के निक्षेपण को कहा जाता है, यानी जो पवन है, पवन का जो निक्षेपण है उसको क्या कहते हैं? लोएस कहते हैं, या छत्रक सैल कहा जाता है, या फिर हिमोड कहा जाता है, या स्ट्रेक कहते हैं। तो आंसर जो होगा वो आपका ए ऑप्शन सही होगा, लोएस। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? लोएस कहा जाता है। आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। 24 में कहा गया कि जिस स्थान पर कोई नदी जो है किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे कहते हैं, यानी कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर एक नदी इधर से आ रही है, एक नदी इधर से जा रही है, एक नदी इधर से जा रही है, तो इस स्थान पे जहाँ पर जो सभी नदियाँ, या फिर मान के चलिए कुछ नदियाँ मिलती हैं आकर, तो उस स्थान को क्या कहा जाता है, ये जो है क्वेश्चन में पूछा गया है। तो डेल्टा कहते हैं, या फिर तटबंध कहते हैं, या फिर चाप झील कहते हैं, या फिर नदी का जो है मुहाना कहा जाता है। तो इसमें जो आंसर होगा वो कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए, डेल्टा भी नहीं होगा, तटबंध भी आपका नहीं होगा, और चाप झील भी नहीं होने वाला है। ठीक है, आंसर जो होगा वो 24 का आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन, की नदी का मुहाना कहा जाता है, जहाँ पर वो जो है किसी अन्य जलराशि से नदियाँ मिल रही होती हैं, उस स्थान को कहते हैं नदी मुहाना। ठीक है, आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन आपका सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 25 पे। 25 में कहा गया कि निम्नलिखित जो है, यानी निम्न सूचीबद्ध लक्षणों पर जो है विचार कीजिए और वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। तो पहले में कहा गया कि ये वन संघनन है और यहाँ जो है सालों भर वर्षा होती है। अगला है जो है रोजवुड जो है अबूनस
जो है महोगनी इस प्रकार के वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। सी जो है ये वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन है। और बी इसमें कौन सा जो है यानी वनों के प्रकार के बारे में सही है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की विशेषता है, या फिर शीतोष्ण सदाबहार वन की विशेषता है, या फिर शंकुधारी वन की है, या फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। तो 25 जो है इसमें आंसर होगा 4 ऑप्शन कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि ये वन बहुत संघनन और यहाँ पर जो है सालों भर वर्षा होती है। तो उष्णकटिबंध जो होता है वहाँ पर क्या है, साल भर वर्षा भी होती रहती है और वर्षा होने के साथ साथ वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। जैसे मान के चलिए ये पृथ्वी है। अब ये जो उष्णकटिबंधीय का जो भाग है वो ये है, सूर्य की किरणें यहाँ पर क्या सीधी पड़ रही होती हैं, और सूर्य की किरणें जो सीधी पड़ने के साथ साथ यहाँ पर गर्मी भी अधिक होती है और उसके साथ क्या है बारिश भी अधिक हो रही होती है। तो टेम्परेचर भी हीट करता है और प्लस पानी भी मिल रहा होता है। तो इस वजह से जो पेड़ पौधे होते हैं वो यहाँ पर साल भर रहते हैं। साल भर होने के साथ साथ काफ़ी अधिक घने भी होते हैं। ठीक है, तो ये वन संघनन होने के साथ साथ यहाँ पर सालों भर वर्षा भी होती है। ये विशेषता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की। तो आंसर जो होगा वो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 26 पे। 26 है कि सतत विकास का अर्थ है, यानी सतत जो डेवलपमेंट होता है या फिर सतत विकास जो है उसका अर्थ क्या होगा। 26 का ये जो है बताना है। तो मुख्यतः जो है नवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण है, या फिर संसाधनों का सीमित उपयोग है, या फिर अपनी संतानों एवं संबंधियों के लिए संसाधनों का बचाव है, या फिर सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना तथा भविष्य के लिए बचाना, ये है। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 26 इसमें 4 ऑप्शन सही हो जाएगा कि सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना तथा भविष्य के लिए बचाना। ये क्या है आपका सतत विकास होता है। आंसर जो होगा वो 26 का 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, संसाधनों का सीमित उपयोग ये आपका सतत विकास नहीं होगा। अपनी संतानों एवं संबंधियों के लिए संसाधनों का बचाव ये भी नहीं होगा, बल्कि 4 ऑप्शन होगा। कहीं पर अगर आवश्यकता पड़ रही है तो आप उसका उपयोग भी कर पा रहे हो और भविष्य के लिए उसको सेव भी कर रहे हो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 27 पे। 27 में कहा गया कि चीन जो है मलेशिया और इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के अग्रणी जो है उत्पादक देश हैं, यानी सबसे अधिक जो है उत्पादन मिलता है खनिज का चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया में। तो सीसा है, टिन है, निकेल है, या फिर जस्ता है। तो 27 का आंसर होगा 2 ऑप्शन टिन। इसकी जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया में। तो आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 28 पे। 28 में कहा गया है कि सीढ़ी नुमा खेती में जमीन के छोटे टुकड़ों के किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि, यानी जो मान के चलिए ये खेत है, अब ये खेत की जो ये साइड की जो होती हैं इनको क्या थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, आखिर किस वजह से जो है इनको ऊपर उठाया जाता है, ये जो है बताना है 28 में। तो पहला है फसल को जो है कीटों से बचाया जा सके इसलिए इसको उठा दिया जाता है, या फिर पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे इसलिए, या फिर खाद बह ना जाए इसके लिए जो है साइड के जो किनारे होते हैं वो उठा दिए जाते हैं, या फिर फसलों के बीच अंतर जो है रखा जा सके कि हाँ इसमें ये बोया गया है, इसमें ये डाला गया है, इसमें ये पेड़ लगे हुए हैं, तो इसके लिए। तो देखिए आंसर जो होगा यहाँ पर वो 2 ऑप्शन होगा। पानी जो है टुकड़ों के भीतर रुका रहे इसके वजह से जो है ये साइड की जो किनारे होते हैं इनको उठा दिया जाता है, जिससे पानी जो है रहे उसी में भरा रहे। जैसे मान के चलिए ये किनारा है इसको उठा दिया गया तो पानी इसमें रहेगा, इसमें भी पानी रहेगा, इसमें भी पानी रहेगा, इसी वजह से जो है इनको किनारे को उठा दिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। खाद बहाना जाए ये नहीं होगा, फसलों के बीच अंतर है ये भी नहीं, आंसर हो जाएगा आपका 2nd ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 29 पे। 29 में कहा गया है कि एक बाजार में पक्की दुकानें वे होती हैं, यानी जो पक्की दुकानें और कच्ची दुकानें होती हैं उसमें जो है अंतर बताना है।
तो पहला ऑप्शन है जहाँ के कर्मचारी नियमित होते हैं, यानी उनको डेली काम मिलता है और डेली अपना वो काम करते रहते हैं, या फिर जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का जो है लाइसेंस होता है वो होते हैं नियमित, या फिर जो 10 वर्ष से अधिक समय से खुली हुई होती हैं, यानी जिनका टाइम पीरियड 10 साल का हो चुका है वो, या फिर जो मुख्यतः बड़े शहरों में होती हैं। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा सही होगा? देखिए, जहाँ के कर्मचारी नियमित रूप से वर्क करते हैं ये आपका पक्की शॉप के अंतर्गत जाएगा। जिसके पास जो है शहर पंचायत और नगर निगम का जो है लाइसेंस है ये भी आपका पक्की दुकान के अंतर्गत जाएगा। लेकिन जो 10 साल से शॉप खुली है, ज़रूरी नहीं कि 10 साल से खुली है तो वो नियमित ही होगी, हो सकता है 10 साल के बाद वो बंद हो जाए। जो मुख्यतः बड़े शहरों में होती है तो ये भी नहीं कह सकते कि जो बड़े शहरों में है वो नियमित यानी पक्की दुकानों के ही अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो सी गलत और डी गलत, ए और बी सही है। तो ए और बी है आपका सेकंड ही ऑप्शन में, तो यानी सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी जो है ये क्या है, एक बाजार में पक्की दुकानों के अंतर्गत आएंगे, तो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 30 पे। 30 में कहा गया है कि नगर निगम में चुने गए सदस्यों को कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है नगर निगम में चुने गए सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो पहला है सीनेटर कहते हैं, या प्रतिनिधि कहते हैं, या फिर अधिशासी कहते हैं, या फिर जो है पार्षद कहते हैं। तो आंसर होगा आपका 4 ऑप्शन, यानी जो सदस्य चुने जाते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको परिषद कहते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 31 पे। 31 में कहा गया कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन जो है नियुक्त करता है? जो मुख्यमंत्री होते हैं और जो अन्य मंत्री होते हैं उनको कौन नियुक्त करता है, ये जो है बताना है क्वेश्चन नंबर 31 में। तो प्रधानमंत्री हुआ, राष्ट्रपति हुआ, या फिर राज्यपाल होगा, या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। तो आंसर हो जाएगा इसमें जो है 31 का थर्ड ऑप्शन, यानी कि राज्यपाल आपका सही होगा। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल नियुक्त करता है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 32 पे। 32 में जो है कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों ए और आर पर विचार करें और उपयुक्त विकल्प चुनें। 32 में तो पहला ऑप्शन है 32 में, पहला ऑप्शन जो है यानी आदर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया गया है। तो कहा गया है पहले में कर्ज किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है, जिसके जो है बोझ से दबकर कई किसानों ने आत्महत्या तय कर ली है। ये जो कि सही है। अब जब हम लोगों ने चैप्टर डिस्कस किया था तो उसमें आप लोगों ने देखा भी था, जो किसान लोग थे उनको जो है बहुत कम पर जो है यानी ब्याज ले करके जो है यानी कर्ज ले करके वो अपनी खेती करते थे, और जो वो उत्पादित कर पाते थे वो उनको बहुत कम कीमत पर उनको बेचना होता था, जिससे जो है वो अपना खर्चा भी नहीं निकाल पाते थे, और धीरे धीरे क्या है वो जो है कर्ज लेते चले जाते थे और कर्ज में वो दब जाते थे। इसलिए क्या है वो जब नहीं चुका पाते थे वो आत्महत्या भी कर लेते थे। ये हम लोगों ने चैप्टर में डिस्कस भी किया था, जो कि क्या है बिल्कुल सही है। अब रीजन जो दिया गया कि छोटे किसानों को बीज, खाद व कीटनाशक जैसे जो है सामानों को खरीदने के लिए साहूकारों से कर्ज लेते हैं, जिसे कई बार किसान चुका नहीं पाते हैं। ये भी क्या है सही स्टेटमेंट दिया गया। जब नील की खेती हो रही थी तो उस टाइम आपने देखा था कि जो किसान लोग थे वो क्या है कर्ज लेते थे, जो साहूकार होते थे, जो अंग्रेज लोग होते थे, उनसे कर्ज लेकर के वो खेती करते थे नील की। और उसके बाद क्या होता था, जब नील बेचते थे तो बहुत कम लागत पर लोग जो है खरीदते थे, जो किस मतलब अंग्रेज लोग थे उनसे, और जो व्यापारी थे बहुत कम ही लागत पर उनसे खरीदते थे। तो जिससे क्या होता था वो जो कर्ज लेते थे वो चुका नहीं पाते थे, क्योंकि इतना पैसा नहीं होता था उनके पास, क्योंकि वो खुद का खर्चा भी नहीं निकाल पा रहे थे। तो इस वजह से धीरे धीरे वो कर्ज में डूब जाते थे। ठीक है, ये भी क्या है सही बताया गया है। तो अदर्शन भी सही दिया गया है, उसका रीजन जो है वो भी सही है। तो आंसर होगा कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन, यानी ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है। तो आंसर जो होगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही हैं और दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेट भी हो पा रहे हैं। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन जो है इसमें व्याख्या नहीं हो रही, ये कहना गलत होगा। थर्ड भी नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 33 पे। 33 में कहा गया है कि भारत में किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? 33 में तो इसमें आंसर कौन सा होगा? बेगार है, अनियमित है, दिहाड़ी है, असंगठित है।
नीचे दिए गए कूटों में सही विकल्प का चुनाव करिए। बात यहाँ पर हुई है भारत में किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, यानी कि उस पर रोक लगाई गई है। तो पहला है, इसमें कहा गया है सही विकल्प का चुनाव करिए। क्वेश्चन जो है ये आपका 33 है। 33 में जो है आंसर होगा 2 ऑप्शन, यानी कि ए सही है, बेगार। इसमें जो है इस पर क्या है, प्रतिबंधित, यानी इस पर रोक लगाया गया। बाकी अनियमित आप मजदूरी कर सकते हो, जिस दिन आपका मन हो आप काम करने जा सकते हो, जिस दिन मन नहीं आप नहीं जा सकते, इसका मतलब वो अनियमित। ठीक है, दिहाड़ी ये भी है, असंगठित ये भी है, लेकिन बेगार ये नहीं है। तो आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन जो है वो क्या है, सही होगा। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 34 पे। 34 में जो कहा गया कि भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह है, यानी इसकी आखिर रीजन क्या रहा कि भारत सरकार में एक से अधिक स्तर हैं। तो पहला है समुदायों की बड़ी संख्या, ये रीजन हो सकता है, या फिर सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा ये होगा, या फिर रियासतों को जो है तुष्ट करना यानी संतुष्ट करना, या फिर ब्रिटिश शासन के समय व्यवस्था की अच्छी जानकारी। तो इसमें आंसर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 34 में। 34 में जो आंसर होने वाला है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि समुदायों की संख्या जो है बड़ी है, इसी वजह से बड़ी संख्या है, इसी वजह से क्या है, सरकार एक से अधिक स्तरों पर रहती है। आपने देखा होगा पहले ग्राम पंचायत है, फिर उसके ऊपर एक स्टेट, फिर उसके ऊपर ऐसे ही हर पद दिए गए हैं, अपने अपने पदों पर हर व्यक्ति अपना काम करता है। ठीक है, तो एक क्या है, जनसंख्या अधिक है, समुदायों की संख्या अधिक है, इसी वजह से जो है एक स्तर से अधिक जो है रखे गए हैं। तो भारत में जो है, यानी भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की वजह जो क्या है, समुदायों की संख्या बड़ी है। तो आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। सीमांतों की सुरक्षा ये नहीं होगा, इसी वजह से यानी हर स्टेजों में डिवाइड किया गया है, जिससे हर जो व्यक्ति अपने अपने पक्ष पर रह करके वो जो है अपना काम कर पाए। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 35 पे। 35 जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 35 में कहा गया है कि लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउटर जो है लीडर बनते हैं। अगला है, लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं। लड़कियां जो हैं सौम्य यानी कोमल और अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं। और जो है लड़के दबंग और उग्र होते हैं। निम्नलिखित में से यानी कौन से कथन रूढ़िबद्धता को पोषित कर रहे हैं, यानी कि किस ऑप्शन में आपको रूढ़िबद्धता यानी स्टीरियोटाइप जो है दिख रहा है, ये जो है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है कि लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर जो है स्काउटर लीडर होते हैं। तो ये तो कहना गलत होगा, इसमें क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप दर्शाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर तुलना हो रही है। जहाँ पर भी एक पक्ष की तुलना अगर हम दूसरे पक्ष से कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप आपका हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। जहाँ पर भी हम लड़कों की तुलना लड़कियों से कर रहे हैं या फिर लड़कियों की तुलना लड़कों से कर रहे हैं, तो वो क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप को दर्शाता है। यानी गर्ल्स की अगर तुलना हम बॉयज़ से कर रहे हैं या फिर बॉयज़ की गर्ल्स से कर रहे हैं, तो जेंडर स्टीरियोटाइप को दर्शा रहा है। तो पहला ऑप्शन सही है। अगला है, लड़कियां जो है फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि सिर्फ एक ही पक्ष को जो है इम्पॉर्टेंट दी जा रही है कि लड़के जो हैं, लड़कियां जो हैं फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं। क्या लड़के फुटबॉल खेलने में अच्छे नहीं होते, ये कहना गलत हो जाएगा। तो ये भी क्या है, आपका सही है। लड़कियां सौम्य और अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं, यानी कि लड़कियां जो है केयरिंग होती हैं, बल्कि क्या है, लड़के केयरिंग नहीं होते हैं। तो ऐसा कहना तो गलत होगा। आप भी जानते हैं कि लड़के कितने केयरिंग होते हैं। तो यानी ए भी सही है और बी भी सही है और सी भी सही है। इसमें क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप को दर्शाया जा रहा है, क्योंकि किसी एक पक्ष की बात हो रही है, दोनों पक्ष को इक्वल नहीं रखा जा रहा है, दोनों पक्ष को बराबर नहीं रखा जा रहा है। ठीक है, लड़के दबंग और उग्र होते हैं। तो ये जो है आपका इसमें कौन सा ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 35 में। तो 35 जो होगा वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें 2 ऑप्शन दिया गया है, यानी कि ए, सी और डी सही है। लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं, तो इसमें जो है आपका ये सही है। बाकी यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन सही है। तो लड़के दबंग और उग्र होते हैं, इसमें भी क्या कहा गया, एक पक्ष की बात हुई। तो आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट सही है। बी जो है आपका नहीं होगा, क्योंकि बी क्या है, लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं, क्योंकि फुटबॉल क्या है, कम अगर देखा जाए तो वो लड़कों के लिए होता है, इस वजह से इसमें जो है लड़की को रखा गया, यानी कि इसमें जो है जेंडर स्टीरियोटाइप की बात नहीं हो रही है। तो फर्स्ट सही है,
सी सही हो जाएगा और डी सही है, यानी कि आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 36 पे। 36 है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत की संसद जो है बनाते हैं, यानी भारत की जो संसद है वो कौन बनाता है। राज्यसभा हुआ, लोकसभा है, राज्य विधानसभा है, या फिर जो है राष्ट्रपति होगा। तो इसमें है सही विकल्प का चयन कीजिए। 36 का आंसर जो होगा वो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सही है, बी सही है और डी ऑप्शन सही है। राज्य विधानसभा ये कहना गलत हो जाएगा, तो आंसर होगा 4 ऑप्शन, यानी ए, बी और डी 4 ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले चलते हैं 37 पे। 37 में जो है कहा गया कि भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को डैश डैश चाहिए, यानी धर्मनिरपेक्ष जो राज्य है उनको क्या चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37 में पहला है प्रभुत्वशाली धर्म और अन्य धर्मों को अपने तहत लाने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्र निर्माण के लिए धार्मिक गतिविधियों में शामिल होना, या फिर किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना, यही आपका होगा थर्ड ऑप्शन। क्योंकि धर्मनिरपेक्ष अगर राज्य है या फिर स्टेट है या फिर मान के चलिए देश है, तो उसमें आप किसी एक ही धर्म को समर्थन नहीं दोगे। जैसे कि भारत, अब भारत में बहुत सारे एक धर्मनिरपेक्ष जो है देश है, या फिर जो धर्मनिरपेक्ष देश है। अब इसमें क्या है, सभी प्रकार के धर्म पाए जाते हैं, तो किसी आप पार्टिकुलर एक ही धर्म को समर्थन नहीं दोगे। अगर आपने किसी एक ही धर्म को समर्थन दिया या फिर एक ही धर्म को आपने अप्रिसिएट किया, तो दूसरे धर्म का क्या है, आप अपमान कर रहे हो। एक धर्म को आप जो अप्रिसिएट करोगे तो दूसरे का आप अपमान कर रहे हो, मतलब दूसरे को आप जो है ध्यान नहीं दे रहे हो। तो इसी वजह से किसी एक धर्म का आप समर्थन नहीं करोगे। आंसर हो जाएगा जो है थर्ड ऑप्शन, धर्मनिरपेक्ष राज्य को क्या चाहिए कि किसी एक ही धर्म के समर्थन ना हो। ठीक है, आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 38 पे। 38 में कहा गया कि भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, निम्नलिखित में से कौन सा इस वाक्य की जो है बेहतर व्याख्या करता है। 30 जो है 9 है, 38 में कहा गया है, तो पहला ऑप्शन है एक व्यक्ति जो है उच्च न्यायालय जा सकता है अगर वह निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है। जैसे कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप गए अपने पास वाले थाने में, ठीक है, वहाँ पर कंप्लेंट की, वहाँ से आप खुश नहीं हुए तो आप थोड़ा आगे बढ़े, वहाँ से भी संतुष्ट नहीं हुए तो फिर क्या किया आपने, सीधे हाई कोर्ट में चैलेंज किया। अब हाई कोर्ट के फैसले से भी अगर आप संतुष्ट नहीं हुए तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन क्या है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हुए तो आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी निचली अदालत से तो हम ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ऊपर की अदालत से हम नीचे नहीं आ सकते। यानी कि ऊपर की अदालत यानी जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी को मानना होता है, उसके आगे कुछ भी नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट होगा वो आपको मानना होगा। ठीक है, तो निचली अदालत के न्यायालय से अगर हम न्याय से हम संतुष्ट नहीं हैं तो हम ऊंची अदालत को जा सकते हैं। लेकिन अगर हम ऊंची अदालत यानी ऊपरी अदालत के द्वारा दिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी नहीं है, यानी अगर हम ऊंची अदालत के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो हम निचली अदालत नहीं जा सकते हैं। तो ए और बी क्या है, दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो आंसर कौन सा आपका सही होगा ये जो है आपको बताना है। तो यानी फर्स्ट है, सॉरी बी देख लेते हैं, ऊपरी अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी नहीं है। तो ये कहना आपका गलत हो जाएगा, बल्कि क्या है, बाध्यकारी होते हैं। निचली अदालतों को ऊपर की अदालत का जो फैसला होता है वो मानना होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई फैसला आया है तो हाई कोर्ट को मानना पड़ेगा, लेकिन हाई कोर्ट का जो फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट को मानना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हो। तो बी गलत होगा, ए ऑप्शन सही है, यानी जो आंसर होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन होगा कि केवल ए सही है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 39 पे चलते हैं। 39 है किसी समुदाय के जो है गेटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 39 का, तो उसका बाकी समाज में अलगाव, यही आपका आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसकी संस्कृत का विधिकरण करना ये नहीं होगा, अल्पसंख्यकों का संरक्षण ये भी नहीं होगा। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन, इसमें जो है कहा गया है कि फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को जीविकोपार्जन के अधिकार के रूप में देखने की एक तरफ निम्नलिखित में से क्या एक कदम है।
ठीक है। तो इसमें आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 40 का पहला है, फुटपाथ और ठेलों पर जो है सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों का जो है तय किया जाना, या फिर जो है ठेलों को सड़कों पर प्रतिबंधित कर देना। तो ये कहना गलत हो जाएगा। छोटी दुकानों को जो है ठेलों की जगह स्थान देना, ये भी नहीं होगा। आंसर जो होगा इसमें कहा गया है, सामान बेचने को जीविकोपार्जन के अधिकार के रूप में देखने की एक तरफ निम्नलिखित में से क्या एक कदम है। तो आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों का तय किया जाना। जैसे फुटपाथ पे आपने देखा होगा कि जो ठेले लगाते हैं उनका इलाका फिक्स होता है कि हाँ वो इसी एरिया में जो है अपना ठेला लगाएंगे और इसी एरिया में वो बेचेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, जीविकोपार्जन अधिकार के अंतर्गत चला जाता है। आंसर जो होगा वो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोगों ने आज 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। कल की क्लास में हम लोग जो 20 क्वेश्चन बचे हैं वो डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कमेंट में बताइएगा कितना आपका स्कोर हुआ है। ठीक है, बाकी 3 बजे जो क्लास होती है उसमें हम लोग CDP, EVS, हिंदी पैडागोजी वो डिस्कस करते हैं। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो जा करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी ऑफिशियल अपडेट एंड जो क्लासेस हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।